हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से हम एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। सॉलिड स्टेट का ये सेकेंड लेक्चर है। तो आज हम लोग चलते हैं सॉलिड स्टेट के सेकेंड लेक्चर की ओर हम लोग बढ़ते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सॉलिड स्टेट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उस क्वेश्चन पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे सेठ शेरनियों, आप इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहें और मैं आपके लिए ठीक इसी प्रकार के वीडियो हमेशा लाते रहूँगा। तो चलिए, आज जो मेरा सबसे पहला जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है क्रिस्टल। क्या चीज़ नाम है? क्रिस्टल है। तो आज हम लोग क्रिस्टल से संबंधित कुछ प्रश्न के बारे में सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे हेडिंग है, क्रिस्टल किसे कहते हैं। तो क्रिस्टल का डिफिनीशन क्या है? क्रिस्टल का 3 डिफिनीशन है। कहता है जिस ठोस पदार्थ में परमाणु की त्रिविम में, किसमें? त्रिविम में, 3D के रूप में पुनरावृत्ति होती है, क्रिस्टल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टल कहलाते हैं। जैसे कई सारा ईंट जो है एक साथ रख देते हैं तो एक दीवार का निर्माण होता है, तो वो जो ईंट है वो एक क्रिस्टल है। आगे दूसरा डिफिनीशन क्या कहता है? नियमित बहुफलक आकृति वाले ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। ये डिफिनीशन हो गया। अगला डिफिनीशन क्या है? कहता है कि जिसके निश्चित ज्यामिति, आकृति और समतलीय सतहों के स्पष्ट किनारे से युक्त समांग ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? क्रिस्टल। समांग ठोस पदार्थ के, यानी जिसकी निश्चित ज्यामिति, आकृति होती है और समतलीय सतह और स्पष्ट किनारों से युक्त समांग ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। तो ये क्रिस्टल का एक एग्जाम्पल हो गया। तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगे आइए, अब अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। अगला कहता है अंतरापृष्ठीय कोण, यानी इंटरफिशियल एंगल किसे कहते हैं। तो इंटरफिशियल एंगल को यदि आपको समझना है तो मान लीजिए ये एक क्रिस्टल है, तो इसके बीच में जो एंगल होगा इसी को क्या कहेंगे? इसी को हम लोग इंटरफिशियल एंगल कहेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इसके बीच में जो एंगल होगा इसी को इंटरफिशियल एंगल कहते हैं। तो कहता है कि दो गो सतह ले लेना है। क्रिस्टल के क्या गो सतह? दो गो सतह या फलक, इसी को फेस कहते हैं। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसी को इंटरफिशियल एंगल कहते हैं। कौन? इंटरफिशियल एंगल कहते हैं। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो गो सतह लेना, इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसी को इंटरफिशियल एंगल कहते हैं। कहता है क्रिस्टल के समतलीय सतह को क्या कहते हैं? फलक या फेस कहते हैं। जैसे ईंट को आप ले लीजिए, आप इमेज बनाइए ईंट का, ठीक है। तो ईंट का जो ये सतह है, चाहे आप मोबाइल को देख रहे हैं तो मोबाइल का जो स्क्रीन है ये जो है क्या है? सतह है। उसी को फलक हिंदी में कहते हैं। अगला कहता है क्रिस्टल की प्रकृति। क्या चीज़ की प्रकृति? क्रिस्टल की प्रकृति किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, कहता है क्रिस्टल के निर्माण के क्रम में, मतलब क्रिस्टल का जब निर्माण करते हैं तो उसके क्रम में पृष्ठ, जिसको हम लोग फलक कहते, फेस कहते हैं, उसका जो विकास होता है भिन्न भिन्न रफ्तार से होने के कारण इनकी बाह्य आकृति भिन्न भिन्न होती है। यानी उसकी आकृति जो है वह क्या होती है? बाह्य होती है। तो इन बाह्य रूप को, मतलब उस क्रिस्टल के बाह्य रूप को क्या कहते हैं? क्रिस्टल हैबिट्स कहते हैं, यानी क्रिस्टल की प्रकृति कहते हैं। मतलब क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है तो सतह या फलकों का विकास भिन्न भिन्न रफ्तार से होगा। जब भिन्न भिन्न रफ्तार से होगा तो उसकी आकृति भी भिन्न भिन्न होगी। तो उस क्रिस्टल के बाह्य रूप को क्या कहते हैं? क्रिस्टल की प्रकृति कहते हैं। तो ये बात भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। स्पेस लेटेक्स मतलब आकाशीय जालक। तो कहता है आकाशीय जालक का निर्माण करने के लिए, आप इस फिगर को आप थोड़ा सा इमेज कीजिए। कहता है क्या कि वैसा जालक जिसमें बिंदु का प्रतिरूप क्रिस्टल के कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। ये जो कण है इसकी व्यवस्था को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इसी को आकाशीय जालक कहते हैं। कौन जालक कहते हैं? आकाशीय जालक कहते हैं। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे कहता है स्थान जालक, यानी स्थान जालक लेटेक्स पॉइंट्स किसे कहते हैं? इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कहता है आकाशीय जालक मतलब वो जो छोटा छोटा जो बिंदु था, ठीक है, उसी को आकाशीय जालक कहते हैं। तो आकाशीय जालक का निरूपण उसके अवयवी कणों, कौन कणों? अवयवी कणों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
अवयवी कणों के स्थान को निर्देशित करके किया जाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थान जालक बिंदु कहते हैं। और इसको डॉट लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात को यदि आपको समझना है तो पीछे के स्लाइड में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये डॉट बिंदु जो है, ये जो डॉट बिंदु है, यही चीज़ क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये जो डॉट बिंदु है, ये जो डॉट बिंदु है, ये चीज़ क्या करता है, प्रदर्शित करने का काम करता है। तो ये बात आप लोग को भली भांति समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इकाई सेल के बारे में। कहता है इकाई सेल, यानी इसको इंग्लिश में यूनिट सेल कहते थे। आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति होते हैं, मतलब बार बार रिपीटेशन से संपूर्ण क्रिस्टल उत्पन्न होता है, उसी को इकाई सेल यानी यूनिट सेल कहते हैं। कौन सेल कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो याद रखिएगा, कहता क्या, आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग जो त्रिविम में पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल उत्पन्न करते हैं, मतलब एक बड़ा सा क्रिस्टल उत्पन्न करते हैं, उसी को इकाई जालक कहते हैं। इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो आपका जो घर है उसमें मतलब वो बिल्डिंग है, उसमें छोटा छोटा ईंट जो है इस तरह से क्या किया गया है, अरेंज करके डाला गया है, अरेंज करके क्या किया गया है, डाला गया है। तो इसमें से एक ईंट को आप यदि निकाल लेते उसी को इकाई सेल कहते हैं। कौन सेल कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। अब यहाँ पे समझना है इकाई सेल के प्रकार, ध्यान दीजिएगा। इकाई सेल ऐसे 3 प्रकार के होते हैं जनरली, और अगर देखा जाए तो क्रिटिकल सिचुएशन में अगर देखा जाए तो 4 भी हो सकता है, मे बी, ठीक है। ऐसे 3 हैं और 4 भी हो सकता है, कैसे वो आगे हम लोग देखेंगे। तो इस चीज़ को यदि आपको समझना है तो इस फिगर में आप देख लीजिए, ये क्यूब है, ये क्या चीज़ है, ये क्यूब है, और इस क्यूब में एटम जो है कॉर्नर पर है, एक बॉडी में है, एक फेस पर भी है। तो ये 4 पॉइंट्स है और चारों पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए पीछे की स्लाइड में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए, कहता है इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली याद रखना है इकाई सेल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार। एक सिंपल सेल कहते हैं, उसी को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहा जाता है। तो सिंपल यूनिट सेल किसको कहते हैं, तो कहता है कि आकाशीय जालक पर सिर्फ और सिर्फ उसके क्या चीज़ पर हो, उसके कॉर्नर पर यानी कोना पर क्या हो, कण उपस्थित हो, बिंदु उपस्थित होता है, ठीक है। फलक पर नहीं होता है, केंद्र या फलक पर नहीं होता है। तो केंद्र और फलक पर नहीं होता है, कहाँ पे होगा, कोना पर होगा, ठीक है। कोना पर अगर कण उपस्थित हो, एटम उपस्थित हो, तो उसको इकाई सेल कहते हैं। ये बात भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसी को मूल इकाई सेल भी कहते हैं, यानी सरल इकाई सेल को क्या कहते हैं, मूल इकाई सेल भी कहते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखना है। आगे कहता है पिंड केंद्रित इकाई सेल, इसको बॉडी सेंटर्ड सेल कहते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड सेल किसको कहते हैं, तो कहता है कि एक आकाशीय जालक है, वह कोना के अलावा मतलब कॉर्नर के अलावा उसके केंद्र में कण यानी परमाणु के जो कण है वो उपस्थित होगा, उसी को पिंड इकाई सेल कहते हैं। अब इस फिगर को यदि समझना है तो यहाँ पे आप चले आइए। कहता क्या है कि ध्यान दीजिएगा, वह आकाशीय जालक जिसमें परमाणु के जो कण है आकाशीय जालक के कोना पर स्थित है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोना पर उपस्थित है। अब कहता है बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा यूनिट सेल में, तो कहता है कोना पर तो उपस्थित होगा ही होगा, उसके क्या होगा, बीच में भी यानी केंद्र में भी, सेंटर पर भी कण उपस्थित होगा। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, पिंड केंद्रित इकाई सेल। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब आगे चलिए, आगे हम लोग फलक केंद्रित इकाई सेल यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कहता है कि यहाँ पे कॉर्नर पर तो उसका कण आकाशीय जालक के कण उपस्थित होगा ही होगा, और उसके फलकों पर भी क्या होगा, विद्यमान होगा, मतलब उपस्थित होगा। उसको फलक इकाई सेल यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो चर्चा है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो चर्चा है, यहाँ पे जो चर्चा है, ये फलक इकाई सेल है। आपको मालूम है कि एक क्यूब में जो है 6 गो फलक होता है, 6 फेस होता है। एक यहाँ 2 3 4 5 6 गो फलक, और कॉर्नर के अगर चर्चा करें तो कॉर्नर की चर्चा 8 होती है। कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब ये तीनों डिस्कस कर लेने के बाद एक आता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। कहता है क्या कि यहाँ पे जो एटम है वो कॉर्नर पर तो उपस्थित होता ही होता है, कॉर्नर पर तो उपस्थित होता ही होता है, और
एक कण फेस के अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है, यानी एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट, एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे, मतलब एक दूसरे के आमने सामने अगर कण उपस्थित होते, यानी दो फलकों के विपरीत दिशा में अगर कण उपस्थित होता है उसको एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो ये बात आप लोग को भली भांति अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे कहता है इकाई सेल के प्रचालक यानी पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल के पैरामीटर कहता है क्या, वो समझ लीजिए। कहता है कि संपूर्ण क्रिस्टल की आकृति और संरचना उसके इकाई सेल द्वारा निर्धारित होती है। कौन सेल द्वारा? इकाई सेल द्वारा यदि निर्धारित हो, कहता है संपूर्ण क्रिस्टल जालक की आकृति संरचना, आकृति और संरचना उसके इकाई सेल द्वारा निर्धारित हो करता हो तो उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। अब ध्यान दिएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल को अगर रिप्रेजेंट करना है तब आगे आ जाइए। यहाँ पे एक क्यूब है, इस क्यूब में हम लोग यहाँ पे जो है क्या किए, भुजा को, एक भुजा को ए मान लिए, दूसरा को बी मान लिए, तीसरा को सी मान लिए। ठीक है, ए के अपोजिट साइड में अल्फा मान लिए, उसके बी के अपोजिट डायरेक्शन में बीटा मान लिए और सी के गामा मान लिए। ये चीज़ आपके दिमाग में इमेज तो बनना ही चाहिए 100%। ये NCERT बुक का जो है एक इमेज है, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा मेरे प्यारे साथियों। अब आगे आइए, यहाँ पे कहता है क्या, प्रिमिटिव यूनिट सेल का निरूपण करने के लिए सबसे पहले तो अक्ष का निर्धारण करेंगे। अक्ष होगा एक्स, वाई और जेड। याद रखिए क्यूब में 3 एक्सिस होते, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब उसके बीच की दूरी को ए, बी और सी के द्वारा निरूपित करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, दो अक्षों के बीच में जो एंगल बनेगा, एगो अल्फा बनेगा, बीटा बनेगा और गामा बनेगा। ये इसको भूल जाइए, अभी अल्फा, बीटा और गामा बनेगा। तो ये चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे आइए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि हम इसको जो है एक्स मान लिए, ये वाई मान लेंगे तो ये जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट्स है तो इस पॉइंट्स में ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है ना, तो ए के अपोजिट साइड अल्फा होगा, बी के अपोजिट साइड गामा और सी के अपोजिट साइड अल्फा बीटा गामा होगा। तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। अब आगे आइए, आगे क्या कहता है, क्रिस्टल सिस्टम यानी क्रिस्टल तंत्र कहता है कि रबेदार ठोस पदार्थ की इकाई सेल के आधार पर वर्गीकृत करने की एक विधि है। तो याद रखिए क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मेरे शेर शेरनियों होता है? 7 प्रकार के होता है। कहता है यदि इकाई सेल की भुजा ABC हो तो ABC के बीच के कोण को अल्फा, ठीक है, यानी ए, दूसरा AC के तो बीटा, BC के तो गामा। और इनसे जो है 7 रबा तंत्र क्या करेंगे, खींचेंगे। तो इसके चर्चा हम लोग अगला एपिसोड में देखते हैं, मतलब अगला स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिए, ये 7 है, कौन कौन है? तो सबसे पहले याद रखना है क्यूबिकल यानी घनाकार, उसके बाद टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रंबोहेड्रल। ये 7 है। तो याद रखें, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या यदि पूछे मेरे प्यारे बच्चों तो 7 याद रखना है। अब ध्यान दिएगा, क्यूबिकल में अक्षीय लंबाई यानी एक्सियल एंगल जो है ABC सब बराबर होगा, अल्फा बीटा भी बराबर होगा, 90 डिग्री होगा। और इसका एग्जाम्पल है KCl, ZnS और Cu यानी कॉपर है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। टेट्रागोनल यानी चतुष्कोणीय, AB तो बराबर होगा लेकिन C बराबर नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा। इसका एग्जाम्पल SnO2 है। तो ये बात याद रखना है। उसके बाद ऑर्थोरम्बिक, ABC कोई बराबर नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा। और ये जो है गंधक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, और कैल्शियम कार्बोनेट भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। मोनोक्लिनिक के कहता है क्या, ABC यानी ध्यान दिया, अक्षीय लंबाई जो है, एक्सियल लेंथ जो है ABC कभी भी बराबर नहीं होगा, अल्फा और गामा 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। और एक मोनोक्लिनिक सल्फर हो जाएगा इसका बेहतरीन एग्जाम्पल। अब ट्राइक्लिनिक के बारे में, ABC कभी भी बराबर नहीं होगा, ठीक है, इसकी लंबाई अल्फा बीटा गामा कोई भी 90 डिग्री यदि नहीं हो तो उसको
ट्राई क्लिनिक कहते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका फार्मूला थोड़ा सा ध्यान में रख लेने का, K2Cr2O7 होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हेक्सागोनल तो कहता है ए बी बराबर होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा, सॉरी अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा जो है 120 डिग्री। 120 डिग्री ओनली फॉर, आप देखिएगा ये मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो 7 है उसमें एक ही के पास 120 है, यानी हेक्सागोनल में 120 डिग्री के एंगल बनेगा। और ग्रेफाइट इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, और जिंक का ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब अगला कहता है रंबोहेड्रल। कौन हेड्रल? रंबोहेड्रल के बारे में देख लीजिए। कहता है ABC बराबर तो होगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री नहीं होगा, मतलब इसमें से कोई 90 डिग्री नहीं होगा। कैल्साइट, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल सिनेबार HgH, जो पारा का मुख्य अयस्क है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे की हम लोग स्लाइड में हम लोग चलते हैं। ब्रेबस जालक, तो ध्यान दीजिएगा ब्रेबस जालक से संबंधित, ब्रेबस जालक किसको कहते हैं? तो ब्रेबस ने 1848 ईस्वी में जालक बिंदु की त्रिविम व्यवस्था को 14 प्रकार में विभाजित किया। इन व्यवस्था को क्या कहते हैं? ब्रेबस जालक कहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे 14 गो होता है। ब्रेबस जालकों की संख्या कितना होता है? 14 होता है। कौन कौन होता है? तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लीजिएगा। सिंपल है, फेस है, बॉडी वाला है, सिंपल टेट्रागोनल है, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल है, हेक्सागोनल है, सिंपल ऑर्थोरम्बिक है, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरम्बिक है, बेस सेंटर्ड ऑर्थोरम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरम्बिक, रंबोहेड्रल है, सिंपल मोनोक्लिनिक है, बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक है और ट्राई क्लिनिक है। तो ये 14 प्रकार के हैं। तो मेरे प्यारे शेरनियों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगले वीडियो के लिए आप मुझे मोटिवेट कीजिएगा, और मैं भी आपको इसी प्रकार से हमेशा वीडियो देता रहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का फिर आप इंतज़ार करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में निश्चित तौर पर ज़रूर कुछ लिखें, ताकि हम इससे मोटिवेट होकर के आपको कुछ इसी प्रकार के वीडियो हमेशा आपके बीच लाता रहूं। धन्यवाद।